दिल्ली के मंत्री लोग इस चीज में बिजी हैं कि सरकार जेल के अंदर से चलानी है कि जेल के बाहर से चलानी है। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, कई बार बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि किस भारत को जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस बीजेपी की प्रॉब्लम यही है कि ये बाउंड्री से बाहर नहीं आ रही। ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अगर मनमुटाव होंगे विधानसभा में तो थोड़ा बहुत तो उसका नतीजा दिखेगा ना, असर तो दिखेगा। जब स्टेट इलेक्शन होता है तो स्टेट लीडरशिप और उनका आपस में होता है। जैसे पिछले इलेक्शन में हम लोग कभी बीएसपी के लिए या किसी के लिए दिल्ली में भी सीट छोड़ देते थे। तो दिल्ली में आप कैसे आम आदमी पार्टी से बात करने वाले हैं? और जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो दिल्ली की सारी लीडरशिप को मंजूर है, लेकिन दिल्ली के इश्यूज पे हम समझौता नहीं करने वाले। बीच में आप बीजेपी में गए एक बारी, तो उसका थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपीरियंस। इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स की वजह से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है मैं चला गया। पद की लालच में गया होता तो वहीं रहना चाहिए था। एक एंकरों की बॉयकॉट वाली लिस्ट आई थी। श्योर नहीं, चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे, अलायंस तो हो गया, केजरीवाल जी भी आए थे। अलायंस हो गया, कौन किस सीट पे लड़ेगा नहीं लड़ेगा इसको तो हाईकमान ही तय करेगी ना जब बैठ के होंगे। क्या ये विरोधाभास आपके विरोधियों को जो केंद्र में बैठी है मदद कर देगी? सब नेहरू को कहते हैं इतना, लेकिन बनना सब नेहरू ही चाहते हैं। हमारी नई जनरेशन जानती ही नहीं नेहरू क्या था। ऑड इवन क्या फायदा है ऑड इवन से? चाहे वो केंद्र की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ये नवंबर वाली सरकारें आ गई। दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कांग्रेस इसके लिए क्या कर पा रही है? क्योंकि हर साल पटाखे को बैन करती है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी मिलता है हर जगह। हमारा लीडर जो है वो जा रहा है कुलियों के पास, तो अब कुछ शर्म आने लगी है हमें। पंचायती पर आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद है, उन पर कांग्रेस को बहुत हाई होप्स है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। अभी कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली में कांग्रेस का राज था। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मिली है अरविंदर सिंह लवली को, जो कि अध्यक्ष है, और इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रही है। मंत्री रहे, विधायक रहे और परिवहन मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, तो इतना सारा काम, और दूसरी बार अध्यक्ष बने। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे न्यूज़ 24 में। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि मैंने आपका जो इतना बैकग्राउंड देखा है, आप ड्यू से पढ़े हैं और पॉलिटिक्स में कैसे आए, मतलब क्या कोई बैकग्राउंड रहा है या ड्यू से आपने शुरुआत की, इंस्पायर कैसे हुए? मैं बेसिकली आई वाज अ स्टूडेंट लीडर। मैं स्टूडेंट लीडर था, तो खालसा कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन से लाइफ शुरू हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनएसयू आई। तो स्टूडेंट लीडर थे और राजीव जी उस समय नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और युवाओं में खास करके उनको लेके बहुत अट्रैक्शन था, और वो भी ऐसे काम कर रहे थे जैसे वोटिंग एज 18 कर दिया था। पहले तो 21 साल से पहले हम लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, तो उसकी वजह से, और वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि युवाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में हो। तो फिर ऐसा दौर था कि एनएसयूआई से जुड़ गए, फिर यूथ कांग्रेस पे जुड़ गए, फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स करता था। कम उम्र में टिकट मिल गया था। मैं लॉ का स्टूडेंट था जब मुझे पहली बार टिकट मिल गया था, तो मेरे इनफैक्ट मेरा फाइनल सेमेस्टर था लॉ का, और मैं वो सेमेस्टर नहीं दे पाया था अपना चुनाव की वजह से जी। तो 98 में एमएलए बन गया था, फिर मिनिस्टर बन गए, फिर चलता रहा। तो ये बताइए, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आज क्या करते? वकील? कुछ सोचा? हाँ, वकील बनते जी। मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी, लेकिन अब शुरू करते हैं कि सवाल इनसे भी लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे हिसाब से अंकित, क्योंकि दिल्ली से है तो उनके पास तो बहुत सारे सवाल आते हैं। सर दिल्ली से हूँ, दिवाली जब भी आती है तो एक ही सवाल आता है कि ये प्रदूषण क्या कभी कम होगा? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है दिल्ली की, लेकिन पॉल्यूशन भी साथ साथ बढ़ते जा रहा है। ऑड इवन क्या फायदा है ऑड इवन से? और दिल्ली में दिवाली के वक्त ही इतना प्रदूषण क्यों हो जाता है सर? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो केंद्र की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ये नवंबर वाली सरकारें आ गई हैं जी। वही कि ये नवंबर के महीने में जाती हैं और फिर नवंबर के महीने में जो है घोषणाएं करते हैं। पहले दिल्ली में 2 मॉन्यूमेंट होते थे जिसको देखने के लिए लोग दिल्ली में आते थे। कि लोग आते थे कि कुतुब मीनार देख लो, लोग आते थे कि जी हुमायूं टॉम देख लो, लाल किला देख लीजिए, लाल किला देख लो, ठीक है 3। तो अब 4 हो गए हैं। अब जो है स्मोक टावर को भी लोग देखने आएंगे, क्योंकि और तो किसी काम का है नहीं, इन्होंने बना दिया है। कोई स्मोक टावर फंक्शनल है कि नहीं है, ये देखने के लिए भी नवंबर का महीना चाहिए जी। किसी भी मिनिस्टर की ये जिम्मेवारी होती है, चाहे वो सेंटर के एनवायरमेंट मिनिस्टर हों चाहे दिल्ली के हों, कि वो वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग अपने डिपार्टमेंट की लेते हैं। अगर ये लोग मंथली मीटिंग ले रहे होते तो इनको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए थी। अगर हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर हमको अब कह रहा है कि मैं आनंद विहार बस स्टेशन पे गया था और मैंने देखा कि डीजल की बसेस वहां से आ रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरा साल देखने ही नहीं जाते, आपको पता ही नहीं है कि
किसी रिक्शा चलाने वाले से भी पूछ लो तो वो भी बता वही देगा बता कि देगा। आनंद विहार से जो है डीजल डीजल की बसेज आती है। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम नवंबर में ही अभी अभी दिवाली के बाद 2 दिन के बाद छठ पूजा आ जाएगी, जी। तो ये सब तो लोग जमुना नदी की ये देखते हैं सब ना हम लोग लोग। किश्ती पे मिलेंगे, जी उसके बाद फिर अगले साल ही चढ़ेंगे किश्ती पे बिल्कुल और जमुना देखने भी नहीं जाएंगे। जी। दैट इज अनफॉर्चुनेट, गवर्नेंस इज मिसिंग, दिस इज ईयर अराउंड वर्क। जी अब आप कहोगे कि आपकी भी सरकार रही, जी आपको मालूम है कि हम 2003 का जब दूसरा चुनाव जीते थे, आप लोगों की उम्र बहुत कम होगी उस समय 2003 में, पता नहीं आपके पास वोटिंग राइट भी थे कि नहीं उस समय, पर आप अपने पेरेंट्स से पूछना। दूसरी मर्तबा जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई तो हमने 4 मेन बातों के ऊपर इलेक्शन मनाया। एक कि हम मेट्रो लाए दिल्ली में, दूसरा हमने बिजली की समस्या दूर की, तीसरा हमने फ्लाईओवर्स और सड़कों का जाल दिल्ली में बिछाया, और चौथा जानते हैं क्या था कि हमने दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल नीचे लेके आए और दिल्ली को हमने क्लीन सिटी बनाया है। और दिल्ली में जो है, दिल्ली को मोस्ट ग्रीनेस्ट कैपिटल, आज अमेरिका का जो राजदूत है वो चिंता व्यक्त कर रहा है दिल्ली की कंडीशन की, और वो कह रहा है कि लॉस एंजलिस जैसे हालात दिल्ली में बनते जा रहे हैं। इसी अमेरिका ने 2003 में दिल्ली को क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया था। और जानते हैं क्यों दिया था? क्योंकि दिल्ली दुनिया की पहले ऐसे राजधानी बनी थी जिसमें सीएनजी फ्यूल की इतनी बड़ी बसेस, इतने बड़े कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसको दिल्ली सरकार लाने में खोई थी, और जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल एकदम गिर गया था। और हमारी जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते ये क्रेडिट तो ले सकता हूँ कि बसेस मेरे टाइम में आई, चाहे ये लो फ्लोर आई या वो आई, लेकिन वो पर्सनली मॉनिटर करती थी कि सेंटर वर्जिस के ऊपर जो है ग्रीनरी हो, उनके ऊपर पानी वानी का छिड़काव होता रहे, फुटपाथ बने रहें, सड़कें ठीक रहें। दिल्ली में मेजर सोर्स जो पोल्यूशन का है 40% इज बिकॉज ऑफ व्हीकलर पोल्यूशन। व्हीकलर पोल्यूशन इसलिए है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हम लोग वीकली मीटिंग बुलाते थे दिल्ली मेट्रो की, ताकि मेट्रो के प्रोजेक्ट टाइम से पहले खत्म हो। और मेट्रो श्रीधरन चेयरमैन थे और उनको पद्म श्री मिला इस बात के लिए कि मेट्रो अपने समय से पहले जो काम सर करती ये है। ऑड इवन जो है, नहीं, 1 मिनट आ रहा हूँ उससे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो 5-5 साल डिले चल रहे हैं। तो जब वो 5 साल डिले चलेंगे तो कंस्ट्रक्शन की मिट्टी तो उड़ेगी। और वो जब मेट्रो का काम चलता है, मेट्रो वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली का इस सारी सड़कों पे, तो वहां की सड़क भी टूट जाती है, वहां का फुटपाथ भी टूट जाता है, तो डस्ट पार्टिकल, तो ये दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ फेलियर। और अब भाई आपने ऑड इवन की बात की। जी मेरा पॉइंट ये है कि इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि सारा ऑनर्स जनता पे है कि ऑड इवन कौन फॉलो करेगा, लोग फॉलो करेंगे। जी बच्चे किसके स्कूल में नहीं जाएंगे, लोगों के नहीं जाएंगे। BS3 BS4 व्हीकल्स को आपने नॉन पोल्यूटेड का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन चलान उनके कटेंगे, पे कौन करेगा, जनता करेगी। रेड लाइट कह रहे हैं हमने ऑन ऑफ कर दी, कितना बड़ा काम कर दिया, तो वो कौन फॉलो करेगा, जनता करेगी। अच्छा लवली जी, आप इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, लोकतंत्र में कहा जाता है जितना सत्ता पक्ष उतना ही विपक्ष महत्वपूर्ण है। दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कांग्रेस इसके लिए क्या कर पा रही है? क्या आप जमीन पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुझे तो कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर नजर नहीं आता है। हाँ, डिबेट्स में अक्सर जो है जो प्रवक्ता बैठते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते? आपको किसने कहा कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं कर रही? नहीं, अब मैं हमको जानना दिखा नहीं रहे। मैंने कहा ना, जरा उद्योगपतियों का दौर चल रहा है और हम उनसे मिल नहीं पा रहे, हमको दिखा नहीं रहे। आप अपना ट्विटर हैंडल खोलिए और देखिए कि कल हजारों लोग कांग्रेस की लीडरशिप में परसों पोल्यूशन के लिए, और दिल्ली के सारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में थे, और वो हम सारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए इकट्ठे हुए थे, मास्क पहन के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसको प्रिंट मीडिया ने तो कुछ छापा है। और उसके अंदर हमने ये कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। ये कैबिनेट के पास तो, एक कैबिनेट के पास तो समय इसलिए नहीं है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, बिजी हैं वहाँ पे उनके मंत्री लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दिल्ली के मंत्री लोग इस चीज में बिजी हैं कि सरकार जेल के अंदर से चलानी है कि जेल के बाहर से चलानी है, रेफरेंडम करना है कि नहीं करना। तो ऐसे में दिल्ली के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? कैबिनेट भी बनाएगी ना, और तो कोई बना नहीं सकता।
कोई ऑफिसर का भी कोई सजेशन होगा तो उसके लिए कैबिनेट नोट बनाना प्रेशर पड़ेगा। डालने का काम तो आप करेंगे ना सर। अभी आ रहा हूँ उसी भी। तो हम सारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और हजारों कांग्रेस के वर्कर इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हमने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अगर इनकी समझ में नहीं आ रही तो हम लोगों ने 15-15 साल हम मंत्री रहे हैं, हमें मालूम है दिल्ली का पोल्यूशन कैसे दूर होगा। हम आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहते हैं, आप उसका रोड मैप बनाइए। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग उस पर आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, कोई सुन नहीं रहा, कोई कंफ्यूज। मैं बताया ना कि एक तो चुनाव में बिजी हैं, दूसरा अपने केसों में बिजी हैं, किसी के पास समय ही नहीं है सुनने का। आप बात को समझो, गवर्नेंस इज मिसिंग। दिल्ली के लोगों को ये समझना पड़ेगा। आपने कहा ना नवंबर वाली गवर्नमेंट है, तो नवंबर वाला विपक्ष भी है क्या? आप ऐसा है ना, आप मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम यही है आज के यूथ की कि ये चैनल वालों की मेहरबानी हमारे पे है नहीं, ये हमें दिखाते नहीं, सोशल मीडिया को आप देखते नहीं। तो जो है प्रिंट नई जो हमारी जनरेशन आई है उसको एक मिनट मेरी कंप्लीट सोशल मीडिया पे देखने से क्या होगा? बदलाव नहीं तो हो आपको रहा है पता कि नहीं लगेगा हो ना। रहा अभी है, आप ये मेरे से important प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने प्रदर्शन नहीं किया सर, कि नहीं। नहीं आप प्रदर्शन की देखते बात तो नहीं, एक हफ्ते प्रेशर में की 2 बात है। प्रदर्शन कर दिए हैं। प्रदर्शन की नहीं, प्रेशर की बात है सर। तो प्रेशर तो लोकतंत्र में इसी से बनाया जाता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर से टाइम मांगा जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, अपनी आवाज उठाई होती है। लोकतंत्र में आप किसी का गर्दन थोड़ा पकड़ लोगे। आप कह रहे हो कि प्रदर्शन के अलावा हमारे सारे जिलों में, सारे जो जिले हैं दिल्ली में 14 हमारे पॉलिटिकल जिले हैं, हर जिले में कांग्रेस का वर्कर चौक पे मास्क बांट रहा है, उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मीडिया इज नॉट फ्रेंडली टुवर्ड्स कांग्रेस। कुछ डर होगा सरकार का। कौन सी टनल बना दी है कि जो पंजाब और हरियाणा से पराली जल के सीधा दिल्ली में आके रुकती है, चंडीगढ़ को पोल्यूटेड नहीं करती है? जो रास्ते में चंडीगढ़ पड़ता है, नहीं मैं उसी पे हाँ भी बताता हूँ आपको। मतलब आप बताइए, पंजाब में अगर चल रहा है तो चंडीगढ़ से अगर पास हो रहा है तो चंडीगढ़ को भी तो पोल्यूटेड करे। वो ऐसी कौन सी टनल है जो सीधी दिल्ली आके रुकती है? तो ये आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है। और एग्रीकल्चर बेस इस देश में घटा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि शहर बड़े हैं, जमीनें कम हुई हैं, लोगों ने जो है खेती कम की है। पराली इज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन। तो इसलिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है इसके अंदर। नहीं तो जो है आप लोगों को, हमने तो जी लिया और 10, 15, 20 साल जी लेंगे, लेकिन आप लोगों को देखिए आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो इंडिया में इतने रेड और येलो स्पॉट्स Absolutely, दिखेंगे, जबकि absolutely. अमेरिका, कनाडा सब ग्रीन दिख रहे हैं। ग्रीन उनमें नहीं, ग्रीन थोड़े बहुत स्पॉट्स दिखेंगे। मेरा ये, जब आपको पता है कि भाई नवंबर में ये प्रॉब्लम आनी है, तो आप उसको पहले क्यों नहीं प्रिपेयर करोगे? आप हर ऐसा है कि आप कह रहे हो ना, आप पिछले 10 साल की अखबार, 8 साल की तो देख ही लो, 8 नहीं तो 5 की तो देख ही लो। हर साल कहा जाता है कि हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे। भाई अगर आपको पता है दिल्ली में ये प्रॉब्लम, जब आपके पास स्मॉग टावर को देखने का टाइम नहीं है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आर्टिफिशियल रेन की प्लानिंग तो करोगे नहीं, तो वो फ्री में भी तो नहीं होगा ना। नहीं। तो आपको पता है दिल्ली इज अ सरप्लस बजट स्टेट, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी इन दिल्ली। मैं तो भैया मंत्री रहा हूँ यहाँ इतना लंबे तक, ना बीजेपी की गवर्नमेंट में था जब वो 93 से 98 तक थी, 98 से लेके 2013 तक हमारी गवर्नमेंट में भी पैसे का कमी नहीं थी। दिल्ली इज अ ट्रेडिंग सेंटर, बहुत पैसा आता है यहाँ पे, और इनकी गवर्नमेंट में भी नहीं है पैसे की कमी। पोल्यूशन की बात हो रही तो एक और लास्ट सवाल मैं करती हूँ इसी से रिलेटेड, क्योंकि हर साल पटाखे को बैन करती है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी मिलता है हर जगह, कैसे मिल जाता है? और आवाजें भी आती है, हम सुनते हैं, ऐसा नहीं लगता? मतलब आवाजें सुनते हैं, हमें पता है कि वहाँ पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये बैन है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? सी, इसका सोल्यूशन अवेयरनेस है। इनको सेमिनार्स, खास करके हम लोग अपने टाइम में शुरू हुआ था, हमारे टाइम में से नो टू क्रैकर, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने क्रैकर्स बंद कर लिए थे, लेकिन उसमें आया था आपको स्कूल चिल्ड्रन को अवेयर करने की जरूरत है, कॉलेज चिल्ड्रन को अवेयर करने की जरूरत है। उसके बावजूद, क्योंकि रिलीजियस फीलिंग ऐसी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दोगे, लेकिन अवेयरनेस से ही जाएगा ये। और अगर इस साल भी अगर पटाखे जलते हैं तो वो अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को भी इसमें जागरूक रहना चाहिए। अब इस सरकार ने काम किया हो नहीं किया हो, लेकिन जो कुछ अब हमसे होना चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा विरोध हम ऑड इवन का भी नहीं कर रहे हैं, ऑन ऑफ की जो मेजर्स करने करें, एक बारी दिल्ली के लोगों को राहत तो आए, हालांकि उससे होने वाला कुछ नहीं है। कोर्ट ने भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट से कि उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ एक गिमिक है, फोटो ऐप है कि, और ये दिखाने को है कि हमने ये कर दिया। अब एक सवाल, आपने विरोध की बात करी, जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है दिल्ली सरकार को आप आड़े हाथों ले रहे हैं। नहीं, मैं दोनों सरकारों को ले नहीं, रहा हूं। आपने केंद्र को लिया, सरकार लेकिन बराबर दिल्ली पे की बात हो रही भागीदार है, दिल्ली पे बात हो रही है। नहीं, आपने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ही रोल है
मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करा तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया की बात करी आपने। हाँ। 2 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से नरेला बवाना वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी हाँ, पार्किंग टैक्स को लेकर। अपडेट थे हम, हाँ, हाँ, हमने देखा वहाँ पे आप थे अच्छी बात है आपको जी। पता है। तो फिर आप ये बताएं कि जो आपने एक एग्जांपल दिया कि अगर रिंग रोड में कुछ होता है आश्रम तक पता चलेगा, या रोहिणी में होता है तो आश्रम तक पता चलेगा। मैं थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा आपसे। जो बयानबाजी लगातार चल रही है, कांग्रेस जो विरोध कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भी विरोध चल रहा है, अभी पार्किंग टैक्स को लेकर आप भी आपके खिलाफ हैं, तो क्या लगता है ये विरोधाभास आपके विरोधियों को जो केंद्र में बैठी है मदद कर देगी? नहीं देखिए, ऐसा है, एक तो ना दिल्ली की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। दिल्ली में जो है केंद्र सरकार का काफी हस्तक्षेप रहता है। जैसे मेट्रो है, दिल्ली की मेट्रो जी। ऑल्दो डीएमआरसी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, लेकिन डीएमआरसी के प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के लिए यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। तो यूडी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनकी बराबर की भागीदारी है, और डीएमआरसी अपने आप में एक अलग बॉडी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आना है, जैसे दिल्ली में कुछ सड़कें हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है, कुछ सड़कों पे दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सड़कों पे एमसीडी बनाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, दोनों दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बराबर की भागीदार है। दिल्ली में नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आना है तो वो केंद्र सरकार उसको सैंक्शन करेगी। तो आम आदमी हमारे टाइम में, अभी मेरी इंटरव्यू से पहले चर्चा हो रही थी जी। कि एक मोनोरेल, मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 बल्कि सैंक्शन किए थे मैंने, एक के तो टेंडर हो गए थे। मोनोरेल दिल्ली में आनी थी, पतली पतली गलियों के लिए, जो चांदनी चौक से आती, शास्त्री पार्क से आती, मयूर विहार में जाती, ऐसे पूरी दिल्ली में करोल बाग में जी। जहाँ मेट्रो नहीं जा सकती, अंदर गलियों में मोनोरेल आनी थी। इलेक्ट्रिकल होती है मोनोरेल। टेंडर भी कट गए थे, वो स्क्रैप हो गया। हमने कनॉट प्लेस के लिए एक कार पॉड की स्कीम बनाई थी कि कनॉट प्लेस के जो चारों कोने हैं वहां आके आपकी गाड़ियां रुक जाएंगी, वहां हम पार्किंग बनाएंगे, ऑटोमेटिक गाड़ियां पार्किंग में लगगी, और आपने कनॉट प्लेस में जाना है तो उस कार पॉड पे बैठो और जहां उतरना है आप उतर जाओ। कुछ पता नहीं है उन स्कीम्स का। ट्रैम क्यों नहीं चल सकती दिल्ली में जब दुनिया में चल रही है इलेक्ट्रिकल ट्रैम? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो अपने आप चीजें उतर जाएंगी। हमारी जब 98 से 2013 तक की सरकार थी तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से काम लेते थे, उनको जाके हम रिक्वेस्ट कर लेते थे। भाई जब हमको पता है चुनने से पहले कि हम जिस स्टेट में चुने गए हैं उसमें लिमिटेड पावर्स हैं, ये तो है नहीं कि चुनने से पहले हमें नहीं पता था, तो हम संविधान पढ़ के ही चुने गए हैं, तो हमें उसी फ्रेमवर्क में तो काम करना पड़ेगा। हमको पता है कि हमको एलजी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हम या तो हम नहीं चुने जाते, या तो हम इसी बात की लड़ाई लड़े इलेक्शन लड़ने की बजाय कि दिल्ली में पावर मोर आए। तो जब हमें पता है कि हम बने हैं और हमको जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आप राहुल गांधी जी से मिलते होंगे, तो ये बताइए, क्योंकि मेरा ये सवाल है, मैं बहुत सोचती हूँ कि वो अक्सर जैसे जिस तरीके से वो कभी पुरानी दिल्ली चले गए, एकदम से वो मैकेनिक्स के उधर चले गए स्टोर्स में, किसी दिन किसान के यहाँ चले गए, तो ये स्केड्यूल कोई करता है या अपने मन से किसी दिन उठते बोलते चलो आज यहाँ चलते हैं? मतलब ये कोई प्लान करता है, उनका कोई टीम है? प्लान तो तब होता है जब आपको इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना हो। जब कॉमन आदमी से मिलना है तो प्लान करने की जरूरत नहीं है। कोई प्लान नहीं होता, पता ही है कि कुली वहाँ बैठी होंगे। हाँ। हमने कोई अडानी अबानी से थोड़ा मिलना है कि उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि वो भी फ्लाई करके आ जाए और हम भी आ जाए। कुली तो बेचारा वहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे ही बैठा होगा, बढ़ई जो है वो अपनी कीर्ति नगर दुकान पे ही बैठा होगा, किसान अपने खेत में ही बैठा होगा। तो प्लान करने की जरूरत नहीं है ना, हम तो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको हमको पता है वहीं रहेंगे। मतलब आप और हम अपने स्टूडियो से निकल के चलते हैं तो आनंद विहार में कुली मिल ही जाएंगे। नहीं मतलब एक होता है ना कि आइडिया किसी ने दिया हो कि आज चल सकते हैं यहाँ पर। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मतलब राहुल जी तो बड़े लीडर हैं, लेकिन हम भी जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जब बैठते हैं तो आप जैसे डीटीसी के मार्शल हैं, ठीक है ना, वो आके हमको मिलते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, वो अपनी कठिनाई बताते हैं। या जैसे अभी एक नया इशू होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त गलत काम हो रहा है उनके साथ। दिल्ली मिल स्कीम के कर्मचारी हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, अचानक उसको डीएमएस का बंद करने का फैसला गवर्नमेंट ने ले लिया क्योंकि वो लैंड बड़ी प्राइसलेस है, मतलब बहुत महंगी लैंड है, तो उन बेचारों की नौकरी खतरे में है। तो अब हम चले जाएंगे वहाँ। तो प्लान ऐसे होता है कि लोग आके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो आदमी सोचता है कि ठीक है मैं आता हूँ। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, कई बार बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि किस भारत को जोड़ रहे हैं राहुल गांधी, जो भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्या टूटा था उसको जोड़ने निकले थे? या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब आप उनको देखते हैं वो अलग राहुल गांधी दिखते हैं क्या अब आपको? क्या जो उनकी जो सोच है, क्योंकि एक छवि जो राहुल गांधी की बनी थी वो अब क्या आपको लगता है वो चेंज हो रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? और आगे राहुल गांधी अब इसको लेके क्या करेंगे? कुछ तो डिस्कशंस होते होंगे। देखिए अभी आपने कहा कि
बीजेपी कह रही है कि भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। इस बीजेपी की प्रॉब्लम यही है कि ये बाउंड्री से बाहर नहीं आ रही। सवाल भारत की बाउंड्री जोड़ने का नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि ये उद्योगपतियों के साथ बैठ बैठ के ये सिर्फ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज की बाउंड्री क्या है उससे बाहर नहीं सोच पा रहे। लोगों के दिल जोड़ने की बात है, लोगों के दिल जोड़ने निकले थे राहुल गांधी। कोई भारत जोड़ने का मतलब ये नहीं था कि इंडिया का कोई हिस्सा अलग हो गया कि उसको जोड़ने निकले हैं। तो इनकी तो सोच के ऊपर हंसी आती है। हमारे कौन सी रिलीजियस बुक जो है वो हमको आपस में लड़ने के लिए कहती है, और जिस भगवान राम की ये बात करते हैं उस भगवान राम की अगर रामचरितमानस में आप चौपाई पढ़ लोगे, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। तो उस रामचरितमानस की एक चौपाई है जो सबसे प्रमुख चौपाई है। आप अब घर जाओगे तो अपने मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे। उसमें कहा गया है कि निर्मल जनमन ही मोहे भावे, निर्मल जनमन ही मुझे मोहे भावे, यानी जिसका निर्मल मन है वही मुझे भाता है। मोहे छल छिद्र ना भावे, ये छल और कपट और छिद्र जो लोग करते हैं वो भगवान राम को भी नहीं भाते। तो राहुल जी निर्मल मन से गए थे कि सब लोग आपस में प्यार से रहो, आपस में दोस्ती से रहो। तो सच बात तो यह है कि भगवान राम भी यही कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये सब लोग एक हैं। तो आप किसी रिलीजियस बुक को उठा के देख लीजिए, कुरान में लिखा है कि आपका पड़ोसी दुखी है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप अपने घर में खाना खा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो हमारी रिलीजियस बुक्स, हमारी सोच, हमारी संस्कृति जो है जिस पर टिकी हुई है, उस संस्कृति को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने, खासकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसने वहां पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने आपसे कांटेक्ट किया, सीटों के बारे में बात की। सपा का यह आरोप है, अखिलेश यादव का यह आरोप है कि आपने बुलाया उनको और उन्होंने कुछ सीटों की डिमांड रखी और आपने पूरी नहीं की। अब वो नाराज चल रहे हैं। अब इसके बाद से जब ये विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव पे रहेगी, और उस लिहाज से यूपी और दिल्ली दोनों ही लगभग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। आपको क्या लगता है इस केस में, जहां आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, सपा ने आपसे मांग की, आपने उनको टिकट नहीं दिया, वो आप पे निशाना साध रहे हैं, अखिलेश यादव खुद निशाना साध रहे हैं, तो आप कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे और कैसे आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पे एक चीज ऐड करूंगी मैं, जैसे ये भी बोला जाता है, फिर जब हम ये सवाल करते हैं तो सामने से एक जवाब ये आता है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अगर मनमुटाव होंगे विधानसभा में तो थोड़ा बहुत तो उसका नतीजा दिखेगा ना, असर तो दिखेगा। व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या होगा? आधिकारिक रूप से तो मैं इस पर कुछ बयान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ना ये मेरा परव्यू है, हाँ, ना मैं इसके लिए इंटाइटल। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि ये बड़ी कैजुअल टॉक होती है, तो एक बात तो अब लोकल लेवल के ऊपर क्या बात हुई क्या नहीं हुई, एक तो ये नेशनल अलायंस, दूसरा जब स्टेट इलेक्शन होता है तो स्टेट लीडरशिप और उनका आपस में होता है। जैसे पिछले इलेक्शन में हम लोग कभी बीएसपी के लिए या किसी के लिए दिल्ली में भी सीट छोड़ देते थे कि उनका कुछ है या नहीं, तो ये लोकल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इंडिया अलायंस जो है इस चुनाव के बाद जब बैठेगा तो उसके बाद चीजें तय होंगी कि क्या होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। और मैं समझता हूँ कि देश की जरूरत है इस समय इंडिया अलायंस, तो इसलिए होपफुली चीजें अच्छी होंगी। लेकिन सर दिल्ली में, ठीक है उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं, दिल्ली में चुनाव होगा तो आपका भी एक अहम रोल होगा, आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, तो दिल्ली में आप कैसे आम आदमी पार्टी से बात करने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक तो जब होगा बातचीत होगी तभी कुछ कह पाऊंगा, और इस बताना तो मुनासिब होगा भी नहीं और ठीक भी नहीं होगा, और अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या बातचीत होगी। लेकिन मैंने पहले दिन जब टेक ओवर किया था मैंने कहा था कि चुनाव कैसे लड़ना है, कौन लड़ेगा, वो पार्टी हाईकमान तय करेगी, और जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो दिल्ली की सारी लीडरशिप को मंजूर है। लेकिन दिल्ली के इश्यूज पे हम समझौता नहीं करने वाले। तो एक और सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप कांग्रेस में शुरू से रहे हैं और इतनी लंबी जर्नी आपने की है, बीच में आप बीजेपी में गए एक बारी, तो उसका थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपीरियंस की कैसे गए और वापसी क्यों की, और क्या आगे कभी सोचेंगे कि किसी और पार्टी में जाए, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए। देखिए सच बात यह है कि मुझे जिंदगी में हमेशा अफसोस रहेगा उस पल का। कुछ इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स की वजह से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है मैं चला गया था, और मैं जाके कभी भी वहाँ एक्टिव नहीं हुआ था और आइडियोलॉजिकली मिसफिट था। जो
क्योंकि जो सोच है और जिस तरीके का कार्य है, और इसलिए उसी समय में कुछ ही महीने के बाद कांग्रेस में वापस आ गया। सेकेंडली, अगर मैं किसी लालच में गया होता तो आज मैं कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर तो कंट्री का होता ही, कुछ और होता या नहीं होता। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना क्योंकि मैं आई एम बॉर्न एज कांग्रेसमैन। मैंने उस समय भी आके कहा था कि आइडियोलॉजिकली आई एम मिसफिट ओवर देयर। और जो है पहले फोन पे ही जब लीडरशिप ने मुझसे बात की तो पहले फोन पे ही वापस आया, और ये जानते हुए वापस आया कि कुछ मिलने वाला नहीं है, संघर्ष का रास्ता है, कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं है, कांग्रेस में अभी 10-15 साल संघर्ष करना पड़ेगा। ये जानते हुए वापस आया, सत्ता को छोड़ के वापस आया। और अगर मेरे खिलाफ कुछ होता तो अभी तक तो मैं, आप मेरे बारे में भी कह रहे होते कि जमानत कब मिलेगी। मैंने कहा यंग ऐसा है, 26 साल में एमएलए बन गया था, 29 साल में मिनिस्टर बन गया था, तो कई बार दिमाग भी खराब हो जाता है ना आदमी का, गुस्सा आ जाता है जल्दी, यंग है, गुस्सा आ जाता है। तो वो मेरी गलती थी जिसका अफसोस मुझे सारी उम्र रहेगा। और पद की लालच में गया होता तो वहीं रहना चाहिए था। कोई संघर्ष का रास्ता था, लंबा रास्ता है यहाँ संघर्ष का। तो उसके बाद मैं वापस आया। वापस आने के बाद तब से लगे हुए पार्टी ने लोकसभा लड़ाया। लोकसभा के अंदर जो है पूरी आप पार्टी एक उम्मीदवार के लिए, विशेष के लिए लगी हुई थी, उसके बावजूद उसका डिपॉजिट लूज हुआ, तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन में हम 5 सीटों के ऊपर नंबर 2 पे थे पिछली बार। शीला दीक्षित जी, मैं, अजय माखन जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, उस समय वेस्ट की सीट भी हमारे नंबर 2 पे रहे। तो कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर अनफॉर्चुनेटली विधानसभा में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो पिछला कुछ समय कांग्रेस के लिए कठिन तो गया है, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे ये कहने में कोई शक संशय नहीं है कि अब बदलाव आ रहा है। मुझसे किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि जब आप पिछली बार अध्यक्ष बने थे और अब अध्यक्ष बने हो तो दोनों में क्या फर्क है? तो मैंने उनसे कहा था कि जब मैं पिछली बार ही अध्यक्ष बना था तो हमारा संगठन कुछ मजबूत था, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस की जिक्र करने को तैयार नहीं थे। आज हमारा संगठन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कॉमन आदमियों से तो कोई और मिलने जा नहीं रहा। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, किसान हों, फार्मर्स हों, इस देश में कोई और तो उनसे मिलने जा नहीं रहा। तो इसलिए निश्चित रूप से वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो हमको दिल्ली में भी अपना संगठन ठीक करने की जरूरत है। अगर आपकी सरकार होती तो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया? मैंने अभी कैसे? जब आपके 98 से 2013 तक सरकार थी, पॉल्यूशन कम था। 2 साल का काम है सिर्फ। कैसे कम होगा वो बताइए, और पब्लिक को क्या करना चाहिए कि उनसे पॉल्यूशन से बचे? टीम की भागीदारी, उस भागीदारी में सब RWAs मेंबर थे, और वो RWA डीसी से मिलती थी 15 दिन में एक बार, और 2 महीने में एक बार तालकटोरा स्टेडियम में अधिवेशन होता जिसमें मुख्यमंत्री पूरा दिन बैठे रहते, और वो सीधा मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से इंटरेक्शन करते थे पूरे दिन। RWA अपनी प्रॉब्लम रखती थी, और अगर उनका काम नहीं करो तो जब अगली मीटिंग में आते थे तो लड़ पड़ते थे कि पिछली मीटिंग में ये कह गए थे, आपने कुछ किया नहीं। तो सरकार को लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, दिल्ली में सिर्फ 3 काम ये करते हैं तो पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दें। ये जो लो फ्लोर बसेस आ रही है ना, ये सारी मैं जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब खरीदी गई। ये ग्रीन बसेस और रेड बसेस, इन सब की लाइफ पूरी हो चुकी है। ये भी पोल्यूशन में ऐड कर रही हैं। इनकी 10 साल लाइफ थी या 11 साल लाइफ थी, आज 15-15 साल हो गए, तो ये दिल्ली के पोल्यूशन में ऐड कर रही हैं जो दिल्ली की बसेस चल। दिल्ली में 40% पोल्यूशन जो है वो व्हीकलर पोल्यूशन है, और उसमें मैक्सिमम रोल जो है वो 2 व्हीलर का है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो सबसे पहले 2 व्हीलर वाला ही शिफ्ट होता है बस। दिल्ली में हमने एक BRT बनाई थी, पर हमसे गलत रोड का चुनाव हो गया था। दिल्ली में अच्छी BRT बननी चाहिए। जैसे मैंने एक BRT प्लान करी थी जमुना पार के लिए, कि करावल नगर से लेके और चिल्ला गांव तक यमुना का जो बेड है उसमें जो है बस ट्रैक बने, और लोग जैसे स्टेशन में जाते हैं ऐसे शीशा खोल के लोग ऐसे बस पकड़ने के लिए जाएं और मेन रोड से चले ना और सीधे के सीधे जाएं। और बस अगर आपको 15 मिनट में पहुंचाएगी और आपकी गाड़ी आपको 40 मिनट ला रही है और बस अच्छी है,
तो आप उसमें जाएंगे निश्चित तौर पे। जब हमने मेट्रो शुरू करी थी, चांदनी चौक वालों ने अपनी गाड़ियां ले जानी बंद कर दी। वो तो मेट्रो का पेस इन्होंने इतना स्लो कर दिया कि मेट्रो में अब इतना रश होता है कि लोग दोबारा से गाड़ी पे आ गए, भीड़ होने लग गई है, उसका प्रोजेक्ट डिले होने लग गई। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करें दिल्ली में, ट्रैम लेके आए, मोनो रेल्स लेके आए, क्योंकि दिल्ली में पतली पतली गली भी है। लोगों को अगर वॉक करना पड़ेगा 2 किलोमीटर कोई चीज पकड़ने के लिए, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे। कि दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटेगा, आप कहोगे जी कहाँ टूटी हुई है, हमारे इधर वाली तो सही है। आप एक दिन बैठ के जाओ, जो मैंने पहले कहा रिंग रोड इनर रोड, कहीं ना कहीं टूटी मिल जाएगी। जहाँ मेट्रो का काम चल रहा होगा वहां मिल जाएगी। इनके फ्लाईओवर्स डिले हो रहे हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, वो मिट्टी पैदा कर रहे हैं। वो जब टूटते हैं तो फुटपाथ भी टूटता है। फुटपाथ, अब G20 हुआ था, मैंने अभी कहा सरप्लस बजट स्टेट है। G20 में अगर पौधे लग सकते हैं, और जब पैसा पड़ा पड़ा जाया हो रहा है, तो पूरे पूरी साल दिल्ली में में क्यों नहीं हाँ। लग सकते? मैंने अभी आपको बताया, हमारी मुख्यमंत्री सड़क पे चलती हुई हमको डांट लगा देती थी फोन पे कि भाई क्या कर रहे हो, PWD मिनिस्टर को लगा देती थी, मुझे बसों के लिए लगा देती थी कि बसों में मिट्टी है। नहीं, लेकिन पॉइंटर अभी भी नहीं बताया कि आप क्या करेंगे। यही यही करेंगे ना, बस यही है आपका लास्ट। नहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, एक हम ग्रीनरी बढ़ाएंगे दिल्ली दो। में, हम दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगे, दिल्ली में डस्ट ना उड़े उसको इंश्योर करेंगे। जब पौधे लगे होंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली डस्ट नहीं उड़ेगी। अगर उनके ऊपर पानी, अभी क्या है, अभी पौधे लगे भी हैं, तो आप अभी जब जाओगे घर तो देखना उसमें मिट्टी चढ़ी हुई है इतनी, तो वो क्या करेगी, वो पोल्यूशन ही तो करेगी। उस पर अगर छिड़काव हो प्रॉपरली, रोज पानी वानी हो, वो साफ रहे। मैं समझता हूँ कि लोगों को, आप जागरूकता के बारे में पूछ रहे थे, लोगों को मार्च के बाद सेमिनार शुरू करने चाहिए, चैनल्स को टॉक शो करने चाहिए एनवायरमेंट के मार्च के बाद, ताकि ये सरकार के ऊपर प्रेशर बने कि ईयर अराउंड बात कर रहे हैं लोग दिल्ली के। दिल्ली में जब बाढ़ आई थी यमुना वाली, हाँ। जब मयूर विहार, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पे कई लोग थे जो शरणार्थी बन के रह रहे थे, पुल के नीचे वहाँ पे बैठे हुए थे। एक सवाल मेरा यही है कि ये मेरे मन में भी था और मैंने सुना है वहाँ पे लोगों से, वहाँ के लोग कह रहे थे राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए? अगर आप वहीं रहते हैं, हालांकि मैं अध्यक्ष नहीं था तब, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पे खाना कांग्रेस का कैंप ही बांट रहा था, तो राहुल गांधी के सिपाही थे वहाँ जो खाना बांट रहे थे फ्रंट पे। आपने देखो ट्रेंड। अब नहीं, अब राहुल जी पॉसिबल नहीं है ना एक आदमी के लिए। मैं खुद गया था यमुना पे, मैं हालांकि अध्यक्ष नहीं था तब, हमारे प्रभारी हैं दिल्ली के दीपक बावरिया जी, वो गए थे खुद। हमारे तब के अध्यक्ष जो अनिल चौधरी हैं, उन्होंने कैंप लगा रखा था वहाँ खाना बांटने का। और हम सरकार में नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, उसके बावजूद। और वो जो वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप दोबारा चले जाइए वहाँ पे और कैमरा लेके चले जाइए, पूछ लीजिएगा कोई सुध लेने के लिए उनकी जो है वहाँ पे आया। अब मैंने अभी आपको कहा ये नवंबर वाली सरकार है। आप इमेजिन करिए कि केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को पानी आने के बाद पता लगे कि हमारा बैराज नहीं खुल रहा, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य है इस देश का। देश की राजधानी है ये। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसकी आपने बात की, बहुत सारी बातें की, लेकिन आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, तो क्या दिल्ली का जो एजुकेशन पॉलिसी या जो भी रहा है, जिसके लिए बहुत चर्चा हुई, बाहर भी बहुत सारे चीजें छपी है, तो वो आप उस पर बताइए कि क्या आप सेटिस्फाइड थे? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हाँ, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। 2003 में मैं पहली बार दिल्ली का शिक्षा मंत्री बना। दिल्ली के अंदर 985 में से तकरीबन 300 स्कूल टिन शेड में चलते थे, कि कोर्ट केसेस हैं और टिन शेड में चल रहे थे। दिल्ली का पास परसेंटेज 10वीं के अंदर तकरीबन 48% था और 12वीं के अंदर 62, 65 ऐसे, मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। और दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट जो है वो 8.4 था। किसी भी सरकार की बुनियादी जिम्मेवारी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल लेके आए, उनको शिक्षा दे, और यही सर्व शिक्षा अभियान भी कहता है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ये होती है। मेरे लगभग 10 साल के टेन्योर में उन सारे स्कूल्स में, इवन जिसमें कोर्ट केसेस थे, मैंने उसकी भी परवाह नहीं करी, क्योंकि कोर्ट कहता था परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होना। हमने पोटा कैबिन लगा के जब तक स्कूल चालू करे, सारी बिल्डिंग्स उस समय भी नहीं बनाई। हाँ, अभी जैसे मार्बल लग रहा है, मार्बल तो हमने नहीं लगाया था, लेकिन जो है स्कूल हमने जो है संख्या ऑलमोस्ट 300 से 400 स्कूल हमने बढ़ा दी थी। और उसके अलावा जब मैं गया भी तो मैं 100 प्लॉट और सैंक्शन करवा के डीडीए से गया हुआ था दिल्ली में।
दिल्ली में प्रतिभा स्कूल शुरू हुए, पब्लिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिजल्ट जो है 99% आने लग गया, 10वीं का रिजल्ट जो है वो 98 तक पहुंच गया। दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट, जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो 1.2 हो गया, जो आज दोबारा 3.4 हो गया। और कहते हैं कि एक बार ही अगर कोई स्कूल चला जाए, और खास करके बच्चियां स्कूल चली जाएं, तो फिर उस परिवार में कोई आउट ऑफ द स्कूल नहीं रहता। हाँ। तो ये दुर्भाग्य है कि ड्रॉप आउट रेट आज बढ़ गया है। दिल्ली में टोटल एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों की गिर गई है। 1 लाख बच्चे कम पढ़ रहे हैं बनिस्बत 2013 के आज दिल्ली के स्कूलों में। और ये कह रहे हैं कि हमने 5000 कमरे बना दिए। तो 5000 अगर कमरे बना दिए हैं और 2013 में आज से 1 लाख बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, तो कमरे तो खाली होने चाहिए स्कूलों में। आप अपना उठाओ कैमरा और मैं चलता हूँ साथ, और मुझे बताओ किस स्कूल में कमरे खाली हैं। पब्लिक स्कूल के अकाउंट ऑडिट होंगे, ये किसने शुरू किया था? मैंने शुरू किया था। दिल्ली के पब्लिक स्कूल 20% अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसने शुरू किया था? मैंने शुरू किया था। दिल्ली में नेबरहुड क्राइटेरिया होगा लागू, ये किसने शुरू किया था? मैंने शुरू किया था। मैंने बस फोटो नहीं लगाई थी अपनी अखबार में कि मैं ये शुरू कर रहा हूं। आपको रिग्रेट होता है? ये फोटो अपनी लगा रहे हैं, बस यही। तो आपको रिग्रेट होता है कि लगा ही लेते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ कामों में हमारा फर्ज है जब हम चुन के आते हैं। तो अब कुछ काम हमें जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का क्रेडिट लें। आप दिल्ली में आप काम कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो छत्तीसगढ़ में जी, मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता इसको। हम दोबारा भी कभी सरकार में आएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हर किसी के अंदर प्रेशर जागरूकता बनाया। होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि हमने कल ही प्रदर्शन किया, उससे पहले कितने प्रदर्शन हाँ। हुए और उससे पहले वाले सालों में कितने प्रदर्शन ऐसे- हुए, मैं ये सब जानना ऐसा है, मैं 2 महीने पहले अध्यक्ष बना हूँ, तो मैं तो अपनी सफाई दे सकता हूँ ना, ठीक है ना। इस 2 महीने में अरे मैं अभी की दे सकता हूँ, इससे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना पोल्यूशन की। 2014-15 में पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी, उठा के देख लीजिए आंकड़े। पोल्यूशन थी लेकिन इस तरीके की एक्सट्रीम नहीं थी, आप उठा के देख लीजिए। आप पहले ये बताइए, आप न्यूज़ 24 का ट्विटर फॉलो करते हैं? हैं ट्विटर फॉलो करते हैं? सच हमारे पास बताइए। कहाँ, हमारे पास कहाँ मैं नहीं, मैं follow मैं बताता करने हूँ, का। आप ये तीसरी चौथी बार इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं पर्सनल नहीं लेता किसी चीज़ को, लेकिन मैं एक बार आपको सलाह दूंगा कि आप न्यूज़ 24 का ट्विटर जरूर फॉलो कीजिए। करूंगा, आज ही करूंगा। हम पक्ष विपक्ष, आप चाहिए तो अभी कर अरे मैं लीजिए। आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, आपको पता है आपका वन ऑफ द फ्यू चैनल है जो सबको बुला रहा है, आप मुझे बुला के इंटरव्यू कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होती है? ये अधिकतर चैनल की जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप बताएं वो जो भी चैनल हो, आप तो नाम लेंगे नहीं नहीं लूंगा। ना, हम लेंगे, लेकिन मैं तो ये भी नहीं लेता कि न्यूज़ 24 ठीक है, वो तो इन्होंने मेरे से गलवा नहीं दिया। नहीं चलिए ठीक है, बिल्कुल न्यूज़ 24 तो जनता भरोसा कर रही है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो बात आपने कही यहाँ पर की जो डिबेट्स वगैरह, जो एक एंकरों की बॉयकॉट वाली लिस्ट आई थी, वो तो अलग अलग चैनल पे सब थे, सब अलग अलग चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके चेहरे। अभी भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर सत्ता पक्ष का एक प्रवक्ता बैठा है तो बिना विपक्ष के प्रवक्ता के वो डिबेट हो जाए। डिबेट आज भी चल रही है, विपक्ष के प्रवक्ता आज भी वहां जा रहे हैं, विपक्ष के प्रवक्ता नहीं जा रहे, वो नकली प्रवक्ता लेके आ रहे हैं। यानी आपके पार्टी के अंदर ही नकली कांग्रेस- प्रवक्ता है। वो कह रहे हैं कि इस सोच वाले प्रवक्ता है। एक स्टैंड और आता है, आपके दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, सोशल मीडिया की बात वापस आते हैं, वो ट्विटर पे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट दबा के नहीं तो हमने भी कल प्रदर्शन किया, हाँ, जैसे आपने हमने करा। ठीक है। हाँ। केंद्रीय स्तर पर जो नेता है वो तो अभी तक अलायंस है, टूटा तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, हम्म। जुड़ा हुआ सब कुछ, नहीं तो कौन कह रहा है टूटा है? जुड़ा हुआ सब कुछ है ना। हाँ। तो ये दो राय अलग अलग क्यों? नहीं, कांग्रेस दो तो राय कांग्रेस- नहीं है, दो राय नहीं है। देखिए, चुनाव इकट्ठे लड़ने का मतलब, अभी मुझे भी नहीं पता कि चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं, इसको केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन चुनाव इकट्ठे लड़ना, श्योर नहीं है, चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे, अलायंस तो हो गया, केजरीवाल जी भी आए थे। अलायंस हो गया, कौन किस सीट पे लड़ेगा नहीं लड़ेगा इसको तो हाईकमान ही तय करेगी ना जब बैठ के होंगे। नहीं, तो साथ में तो लड़ रहे हैं ना। अब वो मुझे नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, वो तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अभी ऑफिशियल हमारी कोई रिलीज इसमें नहीं आई है। हाँ, वो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस के पार्ट होने का कतई मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के लोग अब पोल्यूशन में पिस रहे हैं और मैं चुपचाप बैठा रहूं। आप तो अपोजिशन में है ही नहीं ना, 70 में 0। यार आपको साथ मैं एक में बात भी- याद कराना चाहता हूं कि जब मैं विधायक दल का भी लीडर था, कांग्रेस का अध्यक्ष भी था विधानसभा में, जब ये पहली बारी 50 दिनों की सरकार लेके आए थे तो हमने इनको समर्थन देके सरकार बनाई थी। तो उसका मतलब ये थोड़ा था कि ये जब धरने पे बैठ गए थे 26 जनवरी पे और कह दिया था कि जो है परेड नहीं निकलेगी, हम धरने पे बैठे, तो हमने इनको सपोर्ट थोड़ा किया था, हम इनके खिलाफ ही बोले थे ना।
गलत काम करेंगे तो थोड़ा सपोर्ट कर सकते लेकिन सर अगेन आप अभी हो कहाँ, आप सिर्फ एमसीडी में हो, आप सिर्फ पार्षदी वाले हो। अभी अगर प्रैक्टिकल बात करें, राजनीति में नंबर गेम की बात करें, 7 में 0, 70 में 0, मतलब आप इधर भी कुछ नहीं उधर भी कुछ नहीं हो। ठीक है, 19 की बात करते हैं, 2 जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे लोकसभा में और 5 जगह कांग्रेस के रहे, लेकिन हारे सारे कांग्रेस के। और हम और मार्जिन ऑफ डिफरेंस क्या था कांग्रेस का और आप पार्टी देखिए का? अमूमन बीजेपी का जो भी प्रत्याशी रहा ना इन 7 सीटों पर, उसका 55 इशारिया मतलब 55% से ज्यादा नहीं, वोट नहीं। बैंक उसने लिया। नहीं, वो तो एक तरफा चुनाव था, मैं इसको डिनाई नहीं कर मानते रहा। हैं? और मैंने तो शुरुआत ही इससे करी कि हमारा टाइम अच्छा नहीं था। बट कांग्रेस के जैसे मैं ही था, मैं लोकसभा लड़ रहा था इस दिल्ली में, आपको मालूम है मेरे और आप पार्टी का कितना डिफरेंस था आपस में वोटों का? लगभग 2 लाख वोटों का डिफरेंस था। 2 लाख वोटों का डिफरेंस बहुत होता है लगभग। अरे नहीं, आप पार्टी मेरे से 2 लाख वोट पीछे थी और मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों जो है लगे हुए थे पागलों की तरह। आप मैं वापस फिर आ जाता हूं। मैं अपने और आप पार्टी का डिफरेंस कर, मैं तो 3 लाख से हारा था, मैं तो मैं वही 3 लाख वापस से आ हारा था। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, पर मेरा और आप पार्टी का 2 लाख का फर्क था। तो आप तो अभी भी पार्षदी में ही हो ना, तो फिर कैसे क्या हो नहीं तो अब पार्षदी में थोड़ा रहेंगे। अब आप पहले आते हो, स्टेंगर बनते हो, फिर रिपोर्टर बनते हो, फिर चीफ रिपोर्टर बनते हो, फिर एडिटर बनते हो, तो सफर तो चालू रहता है ना। लेकिन सर आपका तो डाउनफॉल हुआ ना। अब डाउनफॉल यही कुदरत का नियम है कि जो नीचे आएगा वो ऊपर आएगा, तो जो ऊपर उम्मीद जाएगा। जताई आपने कांग्रेस ने, हाईकमान ने, तो आपको पूरी अब देखिए, मैं अकेला, लोगों को बड़ी उम्मीद है, सब मीडिया वाले भी, हमारे कांग्रेस के वर्कर भी, दिल्ली के लोगों को भी लगता है कि पता नहीं मैं क्या कितना करूँगा। प्रेशर है आप पे? नहीं, वो लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप कहोगे अरविंदर सिंह लवली आया है, वो यूं घुमाएगा और जादू हो जाएगा। आपको अकेला लगता है कि आप खुद को अकेला मान रहे हो फिलहाल पार्टी में, क्योंकि इतना बड़ा पद आपके पास है कांग्रेस का दिल्ली में, आप अपने आप को अकेला ही अभी भी पाते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज अगर मैं थोड़ा होपफुल हूँ तो इसलिए हूँ कि सब लोग हमारे साथ हैं। इस सबका साथ सबका विकास इनके वाला नहीं करना हम। इसी दिल्ली के अंदर कांग्रेस के बड़े लीडर रहते हैं, ट्वीट तो हम 2 सेकंड में कर देते हैं, बढ़ रहा है प्रदूषण, सरकार कुछ करे, खत्म। लेकिन उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए कांग्रेस का बड़ा नेता सड़क पर क्या कर रहा है, या सरकार के सामने, या फिर वो जो कहते हैं ना कि हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, वो लड़ाई दिख क्यों नहीं रही है? या दिख रही है तो शायद फिर आप कहेंगे कि हम दिखा नहीं रहे। नहीं, जो बात ठीक है उसको मैं हाँ। बोलता हूँ। देखिए, अभी हम, जैसे मैं उस समय बात रह गई थी कि हम जैसे ही अभी पोल्यूशन शुरू भी नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा होने शुरू हुआ था, हमने कॉर्पोरेशन का हाउस नहीं चलने दिया इस इशू के ऊपर। ठीक बात है, कांग्रेस के काउंसलर्स ने नहीं चलने दिया, बीजेपी वालों ने नहीं किया, हमने नहीं हाउस चलने दिया कि तैयारी कर लो, दिल्ली के लोगों की हालत खराब हो रही है, पर इन्होंने सुनी नहीं। उसके 2 दिन के बाद मैंने अपने तमाम काउंसलर्स और कुछ सीनियर लीडर्स के साथ मास्क पहन के, क्योंकि प्याज के रेट बन गए थे, तो प्याज के रेट बढ़ गए थे, तो प्याज की माला भी पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो अच्छे से कवर भी हुई, सब जगह आई भी, और मैंने फिर बताया कि बहुत बुरी हालत होने वाली है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। और मैंने ये कहा कि हम अपने सारे जो हमारे पब्लिक फंक्शंस हैं उसको हम विड्रॉ करते हैं कि हम दिल्ली में ऐड नहीं करना चाहते, पोल्यूशन को हमने हटा दिया। उसके बाद आप देखते रहे क्या स्थिति हुई। लेकिन पिफ तो जनता ही रही है ना, जनता को तो कहीं भी तो अब जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा ना कि वो कैसे लोगों को चुन रही है। ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जो है वो ये उंगली है। लेकिन दिल्ली की जनता तो बहुत जागरूक है, ये आप ही की पार्टी कहती है। नहीं तो हम तो पूरे देश की जनता जागरूक है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा भाई पूरे देश की जनता जागरूक है, लेकिन जागरूकता के साथ जो है लोगों को अब समझना तो पड़ेगा, अगर कि भाई जागरूकता के चक्कर में अपनी जिंदगी ना चली जाए। मीडिया से अदावत क्यों है ये मैं जानना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई भी मुद्दा होता है, मैंने देखा बड़े बड़े लीडर्स आपके मीडिया पर सबसे पहले क्या सॉफ्ट टारगेट। नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बुरा लगा क्योंकि जब हम भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो हमारे ऑफिस में, क्योंकि हम सुबह से खबर बनाते थे, और जब वो कहते थे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी तो भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं किया जा रहा, हम यहाँ कहते थे हम तो कर रहे हैं। मतलब ये नहीं होता कि आप मैक्सिमम। अच्छा, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने परसों का धरना दिया, बात करी हमने परसों, नहीं ये प्रदूषण वाले पे, परसों का जो प्रदूषण का धरना था, हमने बीजेपी हेडक्वार्टर के बात किया था और आप पार्टी का हेडक्वार्टर दोनों सेम रोड पे, तो हमने कॉमन एक कर दिया था कि हम दोनों पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे कर रहे हैं कि इनकी नींद खुले। और मैंने अभी आपको बताया कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे एक्स-एमपी, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम भीड़ ऐसी लीडरशिप थी जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे एक दिन पहले 50 आदमियों का धरना हुआ था बीजेपी का। वो 50 आदमियों का धरना
कितने चैनल्स पे आया था और ये 10,000 आदमियों का प्रदर्शन कितने चैनल में आया था, आप इसको आप देख लो, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। अच्छा लवली जी, संघर्ष क्यों कर रही है कांग्रेस इतना? आजादी के बाद से लगातार सरकार में रही, हमारी भी लगातार सरकार में रही, और अगर आप देखिए तो इससे पहले भी 2014 से जब से मोदी सरकार आई है उससे पहले तक आप ही थे, नहीं, हम एक अलग छवि बना दी थी आपने, लेकिन फिर संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप? देखो, हम कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, कुछ एरोगेंस हमारे स्टेट लीडर्स में ज्यादा आ गई थी। आज भी हमारे कुछ लीडर हैं वो आज भी थालियां बज रही हैं। मैं आ रहा हूँ उसी पे। आज भी हमारे लीडर हैं वो अभी भी अपने आप को मंत्री जैसे ही बिहेव करते हैं, तो वो सब जो है गलती हो गई हमारे से। अब हर दूसरे तीसरे दिन पे आला कमान हमारा लीडर जो है वो जा रहा है कुलियों के पास, तो अब कुछ शर्म आने लगी है हमें भी कि जब वो हम लोगों में जा रहे हैं तो हमें हम जो लोगों फिर में इतनी देर क्यों लगी? अपने लोगों के बीच जाने में इतनी देर लगी क्यों तो उसका खमियाजा भी तो हम भुगत रहे हैं ना, कोई और थोड़ा भुगत रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को मान रहे हैं। हाँ, लीडर्स तो मानते ही नहीं है, और आप तो जैसे कहा 26 साल में आप विधायक बन गए, 20 साल में मंत्री बन गए, आप अगर इस बात को मान रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, और मैं इसे एक चेंज के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि अगर आप वो लीडरशिप लेकर आगे चल रहे हैं तो आपके पीछे की जो टीम होगी वो भी आइडियोलॉजी आपकी समझेगी। मैं इसको एक कोशिश पॉजिटिव कर माइंड से रहे लेता हैं। अच्छा एक ये जो बात अभी हिमांशु ने बताई आपको, आप जो बोली है उसने, जो आप देख रहे हैं आइडियोलॉजी वहां पर कांग्रेस की, संघर्ष जो बात आपने की, अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन पे आप दिल्ली में ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पे एक बार आला कमान किसी न किसी नेता को बुला लेते हैं राज्य से, आइए क्या लड़ाई चल रही है आप लोगों की, जरा बात कर ले। दो नेताओं के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, नॉर्मल है। तो आप देखते होंगे ना कि यार ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो नहीं, वो कभी नहीं खत्म हो, वो जिस दिन खत्म हाँ। हो गया पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ। अब आप 2 रिपोर्टर हैं जी। तो दोनों चीफ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। किसी ने बड़ा सही कहा था कि सब नेहरू को कहते हैं इतना, लेकिन बनना सब नेहरू ही चाहते हैं। जिंदगी हर कोई नेहरू वाली चाहता है, लेकिन बातें जो करते हैं वो गांधी वाली करते हैं। मैं सोच रहा था आप मेरे से कभी कोई आप में से नेहरू जी के बारे में पूछेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए नेहरू जी नहीं पूछ पे रहा। जरूर मैं पूछिए। इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए हाँ। पूछ रहा हूँ, नेहरू जी की लाइफस्टाइल हर कोई जानता है, तो जीना नहीं आज के जानते वक्त आप में- लोग, नहीं जानते आज कि के क्या वक्त नेहरू में- था। आज के वक्त में Unfortunate नेहरू जैसा है। दिखना अपने हिसाब से बताइए। उनकी, हाँ, तो चलिए अपने Unfortunate हिसाब है। से बताइए। चलिए अपने हिसाब से। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी नई जनरेशन जानती ही नहीं नेहरू क्या था। और मैं अभी जानता हूँ और अभी आपको बताऊंगा और आप सब मेरे से एग्री करोगे। 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, इंडिया का पार्टीशन हो गया, हम लोग एक जैसा सोचते थे, एक जैसा खाते थे, एक जैसा पहनते थे, हमारा पॉलिटिकल स्टाइल भी सेम था, आज भी सेम है। एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। पाकिस्तान का लीडर बन गया जिन्ना और हिंदुस्तान के लीडर बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप लोग जाना नेट पे, इनिशियल डेज में पाकिस्तान की करेंसी वाज इन बेटर पोजीशन देन इंडियन करेंसी, मतलब पाकिस्तान का नोट हमसे महंगा था, और जिन्ना के रिलेशन विद ब्रिटिश एम्पायर and with international leaders were much more stronger. His proximity with international leaders, although Nehru ji was a statesman, but जिन्ना के लिए सपोर्ट बहुत था लीडर्स का। तो जिन्ना वाज लाइक भाई भगवान उनके लिए। जिन्ना पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा इसका फैसला जिन्ना करता था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा इसका फैसला जिन्ना करता था, मिलिट्री का कमांडर कौन बनेगा उसका फैसला जिन्ना करता था। और लोग कहते थे भी कमाल हो गया, और इनिशियल डेज में पाकिस्तान ने तरक्की भी की, उन्नति भी की। दूसरी तरफ व्हाट इज जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू वाज बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री। ये भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कोई लीडर दखल नहीं दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट अपने से चलेगा। इनिशियल डेज में जिन्ना वाज मोर पावरफुल देन पंडित जवाहरलाल नेहरू इनिशियल डेज में। भाई ये जुडिशरी का रोल रहेगा, ये लेजिस्लेटिव का रोल रहेगा, ये जो है गवर्नमेंट का रोल रहेगा, ये पुलिस का रोल रहेगा, ये स्टेट के पावर होंगे, ये सेंटर के पावर होंगे, सब कुछ डिफाइन कर रहे थे। वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे थे, वो अपनी लीडरशिप बिल्ड कर रहा था कि जिन्ना मालिक है। लेट मी कंप्लीट नाउ देन आप बोलना। वो और उसकी करेंसी भी बढ़िया चल रही थी, और पाकिस्तान और इंडिया का जब पहला युद्ध हुआ तो एक्सेप्ट फॉर रशिया सारी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, हमें नहीं कर रही थी। जो पहला युद्ध हुआ, पूरी बात समझ लो आप, ये हिस्ट्री की बातें हैं। उसके बाद जिन्ना की डेथ हुई,
और उस समय लोग बड़े खुश होते थे। आज भी अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे तो जिन्ना की फोटो लगा रखी है उन्होंने अपने गेट पे, अगर आप अटारी बॉर्डर आप में से कोई गया हो तो जिन्ना वाज लाइक अ गॉड टू देम। बट वो अपनी लीडरशिप बिल्ड कर रहा था, इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान में जब चेंज ऑफ पावर होता है वहां मिलिट्री कूप हो जाता है। और जो जिन्ना ने किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो वहां कोई है ही नहीं जिसके कंट्रोल में मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती है, आज उनकी जनरेशन भुगत रही है। और इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री होते हुए भी हमारे एक जज ने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑर्डर कर दिया था कि इनका इलेक्शन कैंसिल है। और मोरारजी देसाई जैसा कमजोर आदमी इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री को जब हराता है तो अगले दिन जब वो ओथ लेने जाता है तो तीनों मिलिट्री के कमांडर पहुंच जाते हैं सैल्यूट करने के लिए मोरारजी देसाई को। ये जवाहरलाल नेहरू हैं। आपकी सारी बातों से एग्री, आपकी सारी बातों से एग्री। बात उनकी रईसी को लेकर हो रही थी, हम लोग कहीं और आइडियोलॉजी पर चले गए। उनकी रईसी की बात ही नहीं है ना। उनकी रईसी पर उस टाइम के लीडर्स ने सदन में भी बोला था। मैं तो उनकी, लेकिन हम उसी बात की बात कर रहे हैं थी उसके लिए बात आजकल अब दोबारा हम वही गलती कर रहे हैं जो जिन्ना कर रहा है। जिन्ना भी अपनी लीडरशिप बिल्ड कर रहा था, प्रेजेंट लीडरशिप भी अपनी लीडरशिप बिल्ड कर रही है। आज के टाइम में एक लीडर जो पाकिस्तान की जनरेशन का हाल है वही हमारी जनरेशन का हाल होगा अगर हम नहीं सुधरे। अच्छा, आपकी पार्टी में मतलब कांग्रेस पार्टी में ही एक लीडर ऐसा बता दीजिए जो पद की लालसा नहीं रखता है और पूरी ईमानदारी से अगर पद की लालसा नहीं होगी इसलिए काम करता है क्योंकि उसे जनसेवा कहता है। पद की लालसा नहीं होगी तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे। मैं जिंदगी में हमेशा साफ बात करता हूँ। लेकिन गांधी जी आप तो सोशल काम कर लो ना। तो गांधी जी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, चुनाव कब लड़े गांधी जी? अच्छी बात है तो बता दी आपने। अब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मतलब राम नहीं हो सकता कोई भी। तो राहुल गांधी की आप 3 कमियां बताइए। वो बनावटी नहीं हो सकते। हाँ मतलब हाँ ठीक है। और पॉलिटिक्स में कभी कभी बनावटी होना पड़ता है, वो हो नहीं सकते। तीन यार राजनीति कर रहा हूँ तो नहीं, बनावटी नहीं हो सकता। कैजुअली बताइए जो आपको लगती है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो चेंज कर देना चाहिए। लवली जी ने कैमरे 3 कमियां और 3 अच्छाइयां बता दीजिए। तुम क्या चाहते हो कि मैं रहूं प्रेसिडेंट के नहीं रहूं? अच्छा, राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं इन दिनों। मैंने उनको देखा है, उनको जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, वो जब तक अध्यक्ष थे उसके बाद का जो चेंजेस भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ है, उन्होंने कांग्रेस का झंडा भी अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने कहा हम इंडिया की बात करेंगे। वो जब उस चीज को फॉलो करने लगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये संघर्ष करना है, तब जाकर वो इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी को फिर से जिंदा कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पद के लिए ही राजनीति करेंगे तो फिर राहुल गांधी क्या कुछ अलग के लिए राजनीति नहीं करेंगे? आप फिर गलत समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आपसे। आप लोग नहीं। आप एक बात बताओ, आप फिर आप कहोगे आप पे आ गया हूं मैं। भाई आप जब पॉलिटिक्स में काम करते हो तो आपके लिए आपको हर जगह कहीं आप नौकरी करो, आप जो है बिजनेस करो, तो आप अच्छा काम सोशल वर्क करो, आप एनजीओ चलाओ, ठीक है, तो आप होगा कि लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा ये होगा, एक रिपोर्टर के लिए होगा मैं चीफ रिपोर्टर बन जाऊं, टीचर के लिए होगा मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, बिजनेसमैन के लिए होगा कि मैं 2 फैक्ट्री और खोल दूं। और जो है हर आदमी को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए होता है। और जो तो पॉलिटिकल आदमी जो है वो ये तो है नहीं कि पॉलिटिकल आदमी अगर पद नहीं चाहिए तो ये तो नीचे वालों की बात हो गई। ये तो अभी हमारे जो देश के सबसे बड़े लीडर हैं वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई मोह नहीं है, तो फिर क्यों बैठे हैं? लवली जी, ये तो नीचे वालों की बात हो गई ना कि उसको और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है। जो ऊपर बैठा है टॉप पर, यानी कि राहुल गांधी, उनकी क्या इंस्पिरेशन है? वो कैसे काम कर रहे हैं और उनकी तरह नीचे वाले काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए राहुल जी भी ये क्यों नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने? नहीं, बिल्कुल चाहेंगे। तो फिर मतलब उनके मन में भी है ना। हर आदमी के लिए आप जब काम का मोटिव तो होगा ना। लाइफ में मोटिव नहीं है तो आप मोटिवलेस आदमी हो तो आप किसी का भला नहीं कर सकते। कर्नाटक ये कहना चाहता हूँ। कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कितना जोश आई है। राहुल गांधी से आप व्यक्तिगत देखते होंगे, क्या उनको लगता है कि यार अब तो राजस्थान भी जीत लेंगे, एमपी भी? लेकिन एक बयान दिया था जाकर उन्होंने राजस्थान में कि यहाँ शायद कुछ हो सकती है तस्वीर अलग। क्यों? देखिए ऐसा है, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ना कभी भी चुनाव हारने जीतने से नहीं डरती, चाहे वो कोई हो। खाली मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए आप पॉलिटिकल आदमी इसको ये समझ लीजिए कि वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और ये हर आदमी का सर्कमस्टांस चेंज होता है। ऐसे ही कांग्रेस के साथ है। भाई हम 10 साल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो रहते, 10 साल ही तो हुए हमें बाहर रहते हुए। हम भी तो 10 साल इनको बाहर रखा था। तो आप लोग भूल जाते हैं इस बात को। दिल्ली में हमने 15 साल बाहर रखा था, हमें भी 8 साल ही हुए हैं दिल्ली। अरे छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल है बस। राहुल अमेठी से लड़ते थे, अमेठी से सांसद थे, अभी तो वायनाड से।
लेकिन अमेठी जब हारे, स्मृति ईरानी ने उनको हराया, वापस से अमेठी से क्यों नहीं लड़े? क्या जनता से भरोसा उठ गया था अमेठी से? अमेठी में नहीं, अमेठी से इस बार भी अगर तस्वीर अगर देखेंगे, सवाल यही आ रहे हैं, क्यों अमेठी नहीं आ रहे? पर वो अब चुनाव कहाँ हुआ है अभी अमेठी में? जब होगा तो तब फैसला स्मृति ईरानी ने हराया उनको। अरे अभी हराया, उसके बाद चुनाव कौन सा हुआ है? तो अमेठी गए क्यों नहीं? नहीं? अमेठी की जनता को अपना कह रहे थे, वही कह रहे थे, मैं नहीं कह अरे रहा। तो ऐसा है इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जो है भी चुनाव हार गए थे। देवीलाल का तूती बोलती थी, पता नहीं आप लोगों ने देवीलाल के बारे में सुना कि नहीं? देवीलाल अपने राजनीतिक जीवन में आखिरी अपने 2 लोकसभा के इलेक्शन भूपिंदर सिंह हुड्डा से रोहतक जैसी जगह पे जो उनका गढ़ माना जाता है, तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं। दोबारा वो गए नहीं, उन्होंने वहां की जनता से। आपको किसने कहा कि गए नहीं? मुझे बताइए कि वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं गए होंगे। और निश्चित तौर पे जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बन जाता है तो उसको काम करने का मौका देना चाहिए। फिर आप ये तो कहेंगे जब हमने चुनाव कवर आएगा नहीं तो किया। देख लीजिएगा क्या जब चुनाव आएगा अमेठी में तो देख लीजिएगा क्या हाल होगा। मतलब लड़ेंगे नहीं, आजकल वो जहां भी जा रहे हैं वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। उनका फैसला है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट का क्या हाल होगा आप देख लीजिए। नहीं, आजकल राहुल जहां जा रहे हैं यूट्यूब पे उनका आ जाता है कि वो यहाँ है। आपको नहीं मालूम है, अमेठी के लोग, देश के लोग, पूरे देश के वर्कर निरंतर संपर्क में रहते हैं, लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं। और जब आप चुने हुए प्रतिनिधि होते हो तो तब आपको डेवलपमेंट के वर्क्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना होता है। जब आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते तो आप व्यक्तिगत अब आप मुझसे कहो कि मैं गांधीनगर में इतने साल लंबे अरसे तक विधायक रहा, अब मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो थोड़ा कोई मुझे बुलाएगा जब मैं वहाँ एमएलए नहीं हूँ। सरकारी कार्यक्रमों में या बड़ी पब्लिक मीटिंग में जो पर्सनल कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं, उसकी हम प्रेस रिलीज या वीडियो थोड़ा बनाते हैं। दिन में 10-10 कार्यक्रम होते हैं। तो आपकी जो इलेक्शन मशीनरी है और जो आरडब्ल्यूएस हैं वो आपके टच में रहने चाहिए। कांग्रेस में वो उनके टच में है। कांग्रेस में आपके लिए एक नाम बस बताइएगा जो आपके इंस्पिरेशन है, एक नाम। देखिए, मैं तो राजीव जी से इम्प्रेस होकर आया था और सोनिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं इस शो को, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपकी अपनी, ये कोई पर्सनल नहीं है, आपकी अपनी भविष्यवाणी क्या है? 5 स्टेट कांग्रेस जीतेगी। 5 स्टेट जीतेगी। ठीक है, मुश्किल से तो आप इंटरव्यू ले रहे हो, इसमें भी कोई अच्छी बात कर दो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम निकाला आपने हमारे लिए। उम्मीद है कि ये शो सबको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे सवाल किए आपसे, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।